हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिविल ऑन स्पॉट। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जो हमारा डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर चल रहा है, उसमें जो हम लोग टॉपिक कवर कर रहे हैं इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। तो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग का हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं। आज उसकी एग्जांपल नंबर हम 2 डिस्कस करेंगे। तो जी आज का जो हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले 3 लेक्चर में ले चुका हूँ इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के ऊपर, जिसमें हम लोग एक एग्जाम्पल भी डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में। तो आपने अगर वो एग्जाम्पल नहीं देखी है तो इस एग्जाम्पल को आप एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने डिस्कस करा था आपके साथ किस तरीके से जो हमारा डेड लोड, लाइव लोड और बिंड लोड होता है पर पैनल पॉइंट पे, किस तरीके से उसको फाइंड करते हैं। तो वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले वाली एग्जांपल में। तो इस एग्जांपल को आप एक बार जरूर देखिएगा। तो आज की एग्जांपल को करते हैं शुरू। तो आज हम लोग डिज़ाइन करने वाले हैं रूफ ट्रस को, ठीक है, जिसके लिए हमें डिज़ाइन करना है उसका डेटा हमें गिवन है। उसकी लोकेशन कहाँ पे है, अहमदाबाद पे लोकेशन है। और उसका स्पान ऑफ जो है स्पान है रूफ ट्रस का वो कितना है, 14 मीटर है, ठीक है। और अगर स्पेसिंग ऑफ रूफ ट्रस की बात करें तो वो कितनी है, 5 मीटर है। और पिच की बात करें तो पिच हमें कितनी गिवन दे रखी है, 1/4 दे रखी है। और इसमें क्या करना है, हमें कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जो ट्रस है उसको फिक्स करना है। और इसके ऊपर जो डेड लोड, लाइव लोड और बिंड लोड नोडल पॉइंट्स पे लगेंगे वो फाइंड करने हैं। और पर्लिन का डिज़ाइन करना है, ठीक है। और ये इसका जो फर्स्ट और सेकंड है, ये ऑलरेडी हम लोग जो पहले वाली वीडियो था वो किस तरीके से करते हैं उसमें मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये वीडियो जो है, ठीक है, इसके भी 2 पार्ट्स में वीडियो रहेगी। इसमें हम लोग पहले पार्ट्स में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा फर्स्ट और सेकंड स्टेप, ठीक है, ये वाला किस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रस्ट रखते हैं, ठीक है। हमारे जो प्रीलिमिनरी कैलकुलेशन है वो कैसे रहेगा, और उसके बाद में डेड लोड, लाइव लोड और बिंड लोड नोडल पॉइंट्स पे कैसे फाइंड करते हैं। तो सेम इसी टाइप की एग्जांपल हम जो इससे एग्जांपल 1 थे वो ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन फिर से प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको एक एग्जांपल और कराऊंगा जिसमें मैं चीज़ें आपको फाइंड करवाऊंगा। और उसके बाद हम करेंगे इसमें डिज़ाइन ऑफ पर्लिन, उसके बाद में एंगल पर्लिन का भी डिज़ाइन देखेंगे हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल में। तो करते हैं इस एग्जाम्पल को शुरू। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रस है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो हम लोग ट्रस को कंसीडर कर लेंगे कि ये कौन सा ट्रस है, ठीक है। तो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि एग्जांपल में तो हमें गिवन नहीं है, इसलिए मैंने कंसीडर कर लिया कि ये प्रेयर टाइप ट्रस है, ठीक है। इसके ट्रस को मैंने कंसीडर कर दिया ये प्रेयर टाइप ट्रस है, ठीक है। तो अगर इसकी बात करें जो हमारे प्रेयर टाइप ट्रस होते हैं, ठीक है, तो उसमें कितना रहता है, जो स्पान रहता है वो रहता है 6 to 24 मीटर रहता है, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, डेड लोड, बिंड लोड और लाइव लोड कैलकुलेट करेंगे किसी एक साइड ट्रस के लिए, ठीक है। मान लो ये हमारे पास अभी ट्रस है, ठीक है, ये किस तरीके से इसके कितने पैनल्स आएंगे, ठीक है, कितने पर्लिन्स रहेंगे, ठीक है। तो वो अभी हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जैसे हमारे पास ये एक ट्रस है, ठीक है, आप देख लो ये आ गया। तो हम लोग इसके एक साइड के लिए, जैसे इस साइड के लिए फाइंड करेंगे, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन मैंने ये इसमें ये वाला पोर्शन है इसके लिए फाइंड करेंगे, क्योंकि यो पोर्शन इसके लिए इतना ये पोर्शन होगा, सेम इसी के लिए इसके लिए भी वही लोड्स रहेंगे, ठीक है ना। यो इसके पैनल्स पे लगेंगे क्योंकि दोनों एक दूसरे के सिमेट्रिकल हैं, ठीक है। तो सेम वैसा ही रहेगा, ठीक है। जो लोड इस पे लग रहे होंगे वही लोड इस पे लगेंगे, तो इसलिए हम लोग इसको एक ही साइड के लिए डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। तो अब करते हैं मेन डिज़ाइनिंग के पार्ट की बात, ठीक है। तो सबसे पहले गिवन चीज़ें कौन सी, हमें स्पान जो गिवन है, हमें एल कितना है, 14 मीटर गिवन है, ठीक है। उसके बाद करें तो स्पेसिंग, हमें स्पेसिंग ऑफ जो ट्रस है वो गिवन है 5 मीटर। पिच की बात करें तो पिच हमें गिवन है, ठीक है, 1/4 हमें गिवन है पिच। उसके बाद हम लोग जानते हैं, क्योंकि जब स्टार्टिंग में मैंने सेकंड वीडियो लेक्चर लिया था तो उसमें मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स किस तरीके से फाइंड करने हैं वो बताया था। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था पिच क्या होता है, बेसिकली पिच होता है राइज बाई स्पान। अब राइज क्या होता है, सबसे पहले तो ये जो हाइट है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट है, इसको बोलते हैं राइस, जो यहाँ पे मैंने दे रखी है आपको। और ये होता है स्पान, यहाँ से लेके जो पूरा डिस्टेंस है इसको बोलते हैं स्पान, ठीक है। तो राइस बाई स्पान करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा पिच आ जाएगा, ठीक है, पिच आ जाएगा। तो हमें पिच दे रखा है 1/4, ठीक है। इसको इक्वल टू कर देंगे राइस बाई स्पान के। तो राइस बाई स्पान करेंगे तो यहाँ से हमें निकालना क्या है, राइस निकालना है, क्यों हमें पता नहीं है, लेकिन स्पान हमें पता है कितना है, 14 मीटर। एल हमें पता है 14 मीटर है, तो स्पान को हम लोग एल लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। 14 बाई क्या हो जाएगा, 14/4 इज इक्वल टू राइस आ जाएगा। तो राइस क्या हो जाएगा, 14/4, ठीक है। तो राइस की वैल्यू जो निकल के आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 3.5 मीटर। तो ये जो हाइट निकल के आ रही है आप देख सकते हो, इसकी हाइट यहाँ से ये हाइट कितनी निकल के आ गई, 3.5 मीटर निकल के आ जाती है, ठीक है। तो अब हमारे पास राइस भी निकल के आ गया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एंगल ऑफ रूट ट्रस की, ठीक है। एंगल ऑफ रूट ट्रस क्या होता है, जो हम इसको नोट करते हैं हम लोग अल्फा के साथ और थीटा के साथ भी आप कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे उस तरीके से आप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसको अल्फा के साथ कर रहा हूँ, ठीक है। तो टेन अल्फा क्या होता है बेसिकली, अगर मैं बात करूँ, मान लो आप इस पोर्शन के लिए कर रहे हो, मैंने बोला ना एक पोर्शन के लिए आप करने वाले हो, ठीक है। तो टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, ठीक है। तो इसका परपेंडिकुलर क्या है, राइस है, और बेस क्या है, ये वाला, ठीक है। हम करने वाले हैं हाफ के लिए डिज़ाइन। तो स्पान पूरा हमें कितना दिया हुआ है, 14 मीटर दे रखा है पूरा स्पान, ठीक है। तो अगर हम लोग करने वाले हैं सिर्फ इतने पोर्शन के लिए तो 14/2 हो जाएगा, स्पान/2 हो जाएगा। तो वही करा है मैंने, टेन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आ गया राइस डिवाइडेड बाई बेस। तो बेस कितना हो गया, स्पान/2 आ गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो, राइस इक्वल टू स्पान/2 आ गया, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूँ एक बार सबको।
उसके बाद में राइज कितना है हमारा 3.5 है और स्पान कितना है 14/2 आ जाएगा ना, 14/2 आ जाएगा, स्पान बाई 2 रहेगा। तो 3.5 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.5। तो 0.5 वैल्यू निकल के आ रही है। अब टेन अल्फा क्या हो जाएगा, टेन अल्फा इज इक्वल टू 0.5 आ जाएगा। ठीक है, वैल्यू किसकी निकालनी है अल्फा की, हम लोग एंगल चाहते हैं रूफ ट्रस का। एंगल कौन सा होता है, यहाँ पे होता है एंगल, और यहाँ पे जो एंगल होगा, ठीक है ना, इसका जो एंगल रहेगा यहाँ पे, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। तो अल्फा क्या हो जाएगा टेन इनवर्स 0.5। तो आप अपना कैल्सी निकाल लीजिए, कैल्सी पे टेन इनवर्स 0.5 फाइंड कीजिए। तो आपके पास जो अल्फा की वैल्यू निकल के आ रही है वो कितनी निकल के आ जाएगी, अल्फा इज इक्वल टू 26.56 आपके पास वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने एंगल ऑफ रूफ ट्रस को फाइंड कर लिया। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा लेंथ था प्रिंसिपल राफ्टर की। ठीक है, प्रिंसिपल राफ्टर की लेंथ फाइंड करनी है। अब सबसे पहले प्रिंसिपल राफ्टर क्या होता है, तो ये हमारा प्रिंसिपल राफ्टर है। तो जिन बच्चों ने मेरी पहली वीडियोस नहीं देखी हैं, ठीक है, सबसे फर्स्ट वाली वीडियोस में मैंने पूरे कंपोनेंट्स के बारे में बताया है कि कौन सा कंपोनेंट कौन सा है। तो एक बार उन वीडियोस को जरूर देख लीजिए, फर्स्ट और सेकंड वीडियो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि सेकंड वीडियो में मैंने डिज़ाइन स्टेप्स बताए हैं। जो ये स्टेप्स किया जैसे हम लोग कर रहे हैं, तो इनके पूरे फॉर्मूलेस के साथ मैंने स्टेप किस तरीके से होता है वो बता रखे हैं। और उससे पहले वाली वीडियोस में मैंने इसके बेसिक कंपोनेंट डिस्कस करे हुए हैं, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के सारे की कौन कौन से कंपोनेंट्स रहते हैं इसको। तो उन वीडियोज़ को एक बार जरूर देखिएगा, आपका उनके से बेसिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं। ये होता है हमारा, ठीक है, ये मैंने अभी को बताया कि प्रिंसिपल राफ्टर होता है, तो इसको हमें फाइंड करना है। राइस हमें पता है, ठीक है, बेस हमें पता है, ठीक है, बेस हमें पता है क्योंकि यहाँ हम लोग सिर्फ इतने पोर्शन के लिए कर रहे हैं। तो ये कितना है 7 है, ठीक है ना, क्योंकि 14 टोटल है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 14 है। तो हम लोग सिर्फ इतने के लिए कर रहे हैं, तो ये 7 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपको पता आपको निकालना क्या, हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो आपने एक थ्योरम पढ़ी थी पाइथागोरस की थ्योरम, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो लेंथ था प्रिंसिपल राफ्टर है वो क्या, इसका स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी, तो ये इसका जो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर जो है, तो इसका अगर निकालेंगे तो इसका अंडर रूट हो जाएगा, इस तरफ आ जाएगा। तो ठीक है, अंडर रूट में हो जाएगा जी। तो अंडर रूट किसका हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ, इसको सबको मैं निकाल देता हूँ एक बार पहले। ये हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, अंडर रूट ऑफ राइस का स्क्वायर प्लस स्पान बाई 2 का स्क्वायर। स्पान बाई 2 स्क्वायर मतलब बेसिकली ये का, ठीक है ना, इसका बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करिए मैंने। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आप पता आपको, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं स्क्वायर को यहाँ से हटाता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट में। तो वही यहाँ पे लगाया हुआ फॉर्मूला लगाया हुआ। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग देखें तो राइस का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 3.5 का स्क्वायर प्लस जो स्पान बाई 2 कितना 7 आ जाएगा ना। ये पोर्शन अगर बात करें तो बेस कितना 7 इसके लिए, क्योंकि हम लोग सिर्फ एक ही साइड के लिए कर रहे हैं डिज़ाइन। तो 7 के लिए 7 का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू ये निकल के आ जाएगी, लेंथ प्रिंसिपल राफ्टर की वैल्यू निकल के आ जाएगी 7.82। तो इसको अपने कैल्सी आप सॉल्व कीजिए, तो आपके पास जो वैल्यू निकल के आ रही है वो आ जाएगी 7.82। ठीक है, अब बात करते हैं मैक्सिमम लेंथ ऑफ। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे जो हमारा ये स्लोपिंग रूफ है, ठीक है, यहाँ पे सॉरी आप देख सकते हो ये हमारा जो स्लोपिंग रूफ है। अगर मैं स्लोपिंग रूफ की बात करूँ तो इसके ऊपर क्या होगा, या तो हमारी एसी एंड जीआई शीट्स होंगी, ठीक है ना। तो ये जो हमारी एसी एंड जीआई शीट्स रहती हैं, ठीक है, तो ये अवेलेबल होती हैं, जिनकी जो मैक्सिमम लेंथ है वो अवेलेबल कितनी रहती है, 1.68 मीटर रहती है। ठीक है, 1.68 मीटर में रहती है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, नंबर ऑफ पैनल्स कितने चाहिए हमें वो देखने वाले हैं। ठीक है, अगर बात करूँ मैं पैनल्स क्या होते हैं, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे जो है ये पैनल्स रहता है। यहाँ से एक जो प्रिंसिपल हमारा जो एक पर्लिन रहता है और उसके दूसरे पर्लिन के बीच का जो डिस्टेंस रहता है या स्पेसिंग रहती है उसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिंग ऑफ पर्लिन जो रहता है। ठीक है, एक पर्लिन कौन सा है पहले ये बात करें तो ये जो लाइन्स आप देख रहे हो ये वाली लाइन जो है ये पर्लिन है। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो स्पेसिंग रहता है, ठीक है, ये जो बीच की स्पेसिंग देख रहे हो आप, मैंने यहाँ पे आपको बता रखी है। तो ये जो स्पेसिंग रहती है इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं हम लोग अपना सॉरी स्पेसिंग ऑफ पर्लिन बोलते हैं या लेंथ ऑफ ईच पर्लिन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो रहने वाला वो कितना रहेगा, इसको हम लोग क्या करेंगे कि जो इसकी लेंथ है, ठीक है, सॉरी एक्चुअली हम लोग फ़ोन से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम्स हो रही है आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हम लोग अब देखने वाले हैं कि ठीक है नंबर ऑफ़ पैनल्स देखने वाले हैं, हमें कितने पैनल चाहिए ईच साइड पे। ठीक है, तो इसकी अगर बात करें, ठीक है, अब हमारे पास लेंथ आप, ठीक है, लेंथ है हमारे पास प्रिंसिपल राफ्टर की लेंथ है। ठीक है, तो उसको क्या करेंगे हम लोग डिवाइड कर देते हैं हमारी जो एसीजन जीआई शीट्स है, तो उससे हमें मिल जाएगा कि हमें कितने नंबर ऑफ़ पैनल्स चाहिए। ठीक है, तो इसको डिवाइड करने के बाद हमें मिल गया कि 4.65 नंबर ऑफ पैनल हमें चाहिए। ठीक है, लेकिन 4.65 हम प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो इसको क्या करेंगे हम अप्रॉक्स ले लेंगे कि हम लोग 5 पैनल्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, प्रोवाइड्स कितने करेंगे, 5 पैनल्स प्रोवाइड करेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 1 पैनल, 2 पैनल, 3 पैनल, 4 पैनल एंड 5 पैनल, सॉरी। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी 5 पैनल्स हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम इनकी बात करें स्पेसिंग का पर्लिन हम निकालें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक स्पेसिंग की एक के लिए निकालें, स्पेसिंग का पर्लिन निकालें तो वो क्या रहेगा 7.82।
ठीक है, जो हमारी लेंथ है अपर लिन है, ठीक है, और उसको एक पैनल से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एक का निकल के आ जाएगा कि एक की स्पेसिंग कितनी है। तो जो हमारे पास निकल के आ गया 1.56 मीटर हमारे पास स्पेसिंग निकल के आ गई, ठीक है, जो पर्लिन की स्पेसिंग है एक पैनल के लिए, ठीक है, एक पर्लिन से दूसरे पर्लिन के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना आ रहा है 1.56 मीटर निकल के आ रहा है, ठीक है। तो बीच में जो स्क्रीन आगे पीछे हो रहा है तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैं फ़ोन से ये जो वीडियो है फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो उसकी वजह से क्योंकि कुछ कई बार प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से ये हो रहा है। तो जल्दी इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे हम लोग। तो यहाँ से अभी आप लोगों को पर्लिन्स निकल के आ गया, क्योंकि आप लोग अपनी स्टडी के ऊपर फोकस कीजिए, जो रिलेवेंट चीज़ें हैं इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान ना दीजिए। तो अभी हम बात करते हैं हाफ प्लान एरिया की, ठीक है, हाफ प्लान एरिया की बात करते हैं, ठीक है, वो कैसे होता है। अभी आपके पास जो आप देख रहे हो, ठीक है, ये ट्रस है, मान लो कि ये, ठीक है, प्लान में ऐसे करके प्लान में आ जाता है, ठीक है, ऐसे करके इसका कुछ प्लान होगा, ठीक है, तो हम लोग इसके हाफ ऐसे करके ये जो हमारे ट्रस रहेंगे, ठीक है, ये जो है हमारा ट्रस रहेंगे, ठीक है, ये हमारी रिज लाइन आ गई बीच की, ये वाली जो लाइन आप देख रहे हो, ठीक है, सॉरी, तो ये रहेगी। तो अब बात करते हैं हाफ़ की, ठीक है ना, इसका जो हाफ़ रहेगा ये वाला पोर्शन रहेगा, ठीक है, तो इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है, ये कैसे हाफ प्लान एरिया इसका क्या रहेगा। तो हाफ प्लान के एरिया क्या होता है, हमारा जो स्पान/2 होता है, ठीक है, L/2 इंटू स्पेसिंग ऑफ रूट ट्रस, क्योंकि हाफ के लिए कर रहे हैं तो स्पान कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा ना, L/2 रहेगा, जैसे मैंने आपको अभी बताया था ऐसे करके, ठीक है, ये हमारे पास है, तो यहाँ से लेके ये रिज आ गया, ठीक है, तो हम हाफ के लिए कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारे पास मान लो ट्रसेस हैं, ठीक है, ये भी ट्रस है, ये भी ट्रस है, जैसे ये वाला ट्रस और ये वाला पीछे ट्रस है एक आप देख रहे हो, ठीक है, तो ये हाफ वाले के लिए आएगा, तो हाफ के लिए इसकी डिस्टेंस कितना है, L/2 है ना, क्योंकि 7 है ना, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे स्पेसिंग ऑफ रूट ट्रस के साथ, ठीक है, तो जो हमारी स्पेसिंग ऑफ रूट ट्रस की उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, स्पेसिंग ऑफ रूट ट्रस हमें क्वेश्चन में गिवन है कितनी है 5 मीटर, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करा देंगे, तो वैल्यू जो हमारे पास हाफ प्लान एरिया के निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी 7 इंटू 5, तो कितनी आ जाएगी 35 निकल के आ जाएगा, तो 35 मीटर स्क्वायर हमारा हाफ प्लान एरिया निकल के आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हाफ स्लोप एरिया की। हाफ स्लोप एरिया कौन सा हो गया, ये हमारी जो स्लोप है इसका हाफ स्लोप एरिया अगर फाइंड करना हो तो इसमें क्या रहता है कि हमारा प्रिंसिपल राफ्टर जो होता है उसकी लेंथ को मल्टीप्लाई करा देते हैं, जो हमारे ये प्रिंसिपल राफ्टर है इसकी लेंथ को मल्टीप्लाई करा देंगे हम लोग किसकी स्पेसिंग के साथ, जो, ठीक है, एक ट्रस से लेके दूसरे ट्रस के बीच में जो स्पेसिंग रहती है उसके साथ मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये वैल्यू जो निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी 39.10 मीटर स्क्वायर, ठीक है, तो हाफ स्लोप एरिया कितना आ रहा है 39.10 मीटर स्क्वायर हमारे पास निकल के आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रीलिमिनरी कैलकुलेशंस फाइंड कर ली। अब हम बात करते हैं हमारे डेड लोड कैलकुलेशंस के ऊपर चलते हैं, ठीक है। तो डेड लोड कैलकुलेशन की अगर मैं बात करूं तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा हमारा वेट ऑफ रूफिंग मटेरियल्स, ठीक है, रूफिंग मटेरियल्स का वेट क्या रहेगा, ठीक है, जो हमारे ऊपर शीट्स हैं, एसी शीट्स हैं, जीआई शीट्स आप यूज़ कर रहे हो उनका वेट क्या रहेगा, ठीक है। तो यो अब इसके लिए मैंने आपको बताया था जो हमारा सेकंड लेक्चर था, अगर हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं होता तो अगर हम जीआई शीट्स यूज़ करते हैं तो वैल्यू रहती है 120 टू 130 तक के बीच में ज्यूम कर सकते हैं, और अगर एसी शीट्स यूज़ करते हैं तो 120 टू 150 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बीच में हम लोग ज्यूम कर सकते हैं अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो यहाँ पे हमें वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो मैंने ज्यूम कर लिया कि जो हम एसीसी शीट्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इसके ऊपर वो 130 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हैं किस पे, स्लोप एरिया पे, ठीक है, क्योंकि रूफिंग मटेरियल का जो वेट लगेगा, ठीक है, कोई भी वेट होगा तो किसके ऊपर होगा, स्लोपिंग एरिया के ऊपर लगेगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था इससे पहले वाली वीडियो में भी कि क्योंकि जब भी आप लोग डिज़ाइन करोगे, ठीक है, डेड लोड के लिए डिज़ाइन कर रहे हो तो आप जब भी डिज़ाइन करेंगे जो वेट ऑफ रूफिंग मटेरियल है वो ही सिर्फ स्लोप एरिया पे लगेगा, बाकी का जितना भी लगेगा सब प्लान एरिया पे लगेगा, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये प्लान एरिया के ऊपर, बाकी का सब प्लान एरिया के लेकिन रूफिंग मटेरियल स्लोप एरिया के ऊपर लगता है, ठीक है। तो यहाँ से हम फाइंड करेंगे, हमें पता चल गया क्योंकि एसी शीट्स का हमें गिवन नहीं है तो वो कितना रहता है 120 टू 150 के बीच में हम उसको जूम कर सकते हैं, ठीक है। अगर गिवन नहीं होता है तो 150 मैंने इसका 130 जूम कर लिया, ठीक है। तो ये कहाँ से लिया, हमारा जो IS 875 पार्ट 1 है, ठीक है ना, हमारा डेड लोड के, तो वहाँ से ली गई वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो वहाँ से हमें पता चलता है, तो वेट ऑफ रूफिंग मटेरियल हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 130 को मल्टीप्लाई करा देंगे हम लोग किसके साथ, 39.10 क्या है हमारा जो हाफ स्लोप एरिया उसके साथ मल्टीप्लाई करा देंगे क्योंकि स्लोप एरिया पे लगता है, तो हमारे पास वेट ऑफ रूफिंग मटेरियल निकल के आ जाएगा 5083 न्यूटन हमारे पास निकल के आ जाएगा। तो इसको हम मान लेंगे ए, ठीक है, क्योंकि बाद में हमें सारे लोड्स को प्लस करना है तो इसको इक्वेशन को हम लोग मान लेंगे, ठीक है। तो इस लोड को हम लोग मान लेते हैं जो 5083 न्यूटन हमारे पास निकल के आया जी, एक मान लेते हैं। उसके बाद बात करते हैं वेट ऑफ पर्लिन की, तो वेट ऑफ पर्लिन जो हमें नहीं दिया रखा है जहाँ पे कितना लग रहा है, ठीक है, तो इसको हम लोग ज्यूम कर सकते हैं 60 टू 19 के बीच में, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आता है आप इसके बीच में कोई भी वैल्यू ज्यूम कर सकते हो, मैंने यहाँ पे 90 का रखा है, आप इसको 70 कर सकते हो, 75 कर सकते हो, 80 कर सकते हो, 85 कर सकते हो, 60 टू 90 के बीच में कोई भी वैल्यू ज्यूम कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी का मैंने बताया सारा का सारा किसके ऊपर लगता है, प्लान के ऊपर लगता है, तो जो वेट ऑफ पर्लिन लगेगा वो किसके ऊपर लगेगा, प्लान एरिया के ऊपर लगेगा। तो 90 को मल्टीप्लाई करा देंगे प्लान एरिया के साथ, हाफ प्लान एरिया कितना है हमारा 35, तो 35 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3150 हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी, और इसको मान लेंगे हम लोग बी, ठीक है। ये होगी हमारी इक्वेशन बी, क्योंकि बाद में सबको प्लस करना है हमें, इसलिए मैं इक्वेशन मान रहा हूँ क्योंकि बाद में आपको परेशानी ना हो।
नेक्स्ट बात करते हैं हमारा सेल्फ वेट ऑफ रूफ ट्रस जो है। सेल्फ वेट ऑफ रूफ ट्रस जो है वो किसके ऊपर लगेगा, ये भी प्लान एरिया के ऊपर ही लगता है, ठीक है। इसकी अगर मैं बात करूँ आपसे तो सेल्फ वेट ऑफ रूफ ट्रस को फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला है, ठीक है। IS कोड एक फॉर्मूला देता है 10 इंटू स्पान बाई 3 प्लस 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो स्पान कितना है हमारा 14 है, तो 14 यहाँ पे पुट कर देंगे हम वैल्यू बाई 3 प्लस 5, तो ये वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो आ जाएगी 96.66 न्यूटन मीटर स्क्वायर हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो इस वैल्यू को किसके ऊपर लगे, प्लान एरिया के ऊपर लगेगी। प्लान एरिया कितना 35, तो इसको 35 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो वैल्यू निकल के आ जाएगी 3383.10, ठीक है, न्यूटन हमारे पास वैल्यू निकल के आ गई। तो ये हमारा आ गया टोटल वेट जो है हमारा, ठीक है, रूफ ट्रस का लग रहा है, ठीक है, वो कितना है 3383.10 न्यूटन लग रहा है। तो इसको इक्वेशंस को मान लेंगे हम लोग सही, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा विंड ब्रेसिंग की, ठीक है। विंड ब्रेसिंग क्या होता है ये मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर रखा है, हमारी जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें बड़े अच्छे तरीके से, ठीक है। तो जो हम विंड ब्रेसिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, स्पोर्ट के लिए, ठीक है, तो वो क्या रहता है, ठीक है। उसकी अगर बात करें तो इसका अगर विंड ब्रेसिंग हमें गिवन नहीं है तो इसको हम लोग कितना लेते हैं 12 to 13 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे जूम कर रहा हूँ, मैं 12 भी जूम कर रहा हूँ, आप इसको 13 भी कर सकते हो, ठीक है। तो 12 अगर मैं मानता हूँ इसको तो ठीक है, किसके ऊपर लगेगा, ये प्लान एरिया के ऊपर लगेगा, तो इसको भी 35 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 440 हमारा न्यूटन आ जाएगा। तो बेटा विंड ब्रेसिंग कितना आ जाएगा 420 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। अब जो ये तीनों क्वेश्चन हैं, ए इक्वेशन है, बी इक्वेशन है, सी और डी है, ठीक है, इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल वेट निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने टोटल डेड लोड निकाल लिया, इन तीनों को प्लस करके वो आ गया हमारा 12036.10 न्यूटन निकल के आ गया, ठीक है। अब मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि हम लोग क्या करेंगे, ट्रस की एक ही साइड के लिए हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग जो है लोड्स फाइंड कर रहे हैं पैनल पॉइंट के लिए, ठीक है। तो सबसे बात करते हैं यहाँ पे कितने हैं, 5 पैनल्स हैं जिसमें 4 फुल पैनल पॉइंट्स हैं और 1-2 के हैं हाफ पैनल पॉइंट्स हैं, और टोटल फुल पैनल पॉइंट कितने हो गए, 5 फुल पैनल पॉइंट हो गया। मैं आपको इसको बताता हूँ, इसको ऑलरेडी मैं पिछली वीडियो में बता रख चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊँगा। हम लोग कर रहे हैं इस साइड के लिए, ठीक है, ठीक है, साइड का पता चल गया। अब बात करो फुल पैनल पॉइंट्स और हाफ पैनल पॉइंट्स की, ये पॉइंट्स हैं, ठीक है, बीच के इंटीरियर पॉइंट्स हैं, जे 4 हमारे फुल पैनल पॉइंट्स हैं, जे वाला पॉइंट और जे वाला पॉइंट जो है हमारा हाफ पैनल पॉइंट है, ठीक है। पॉइंट्स का पता चल गया। अब मैं बताता हूँ ये फुल और हाफ कैसे हैं। मान लो यहाँ पे लोड लग रहा है तो इस पॉइंट पे आधा लोड इधर आएगा और आधा लोड ये वाला लेगा। ये वाला जो पॉइंट है इस पर सिर्फ इस तरफ से आधा लोड आ रहा है, ठीक है, ये वाली तरफ से, इस तरफ से कोई इस तरफ से इसके कोई लोड नहीं आ रहा। मान लो कि ये अभी नहीं है, सिर्फ हाफ के लिए कर रहे हैं तो ये आ रहा हाफ के लिए। लेकिन अगर इस पॉइंट की बात करें, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, फिर से आपको एक बार अच्छे तरीके से बताता हूँ। इस पॉइंट की बात करें तो ये इधर से भी लोड ले रहा है और इधर से भी ले रहा है, ठीक है, दोनों तरफ से आ रहा है। तो दोनों तरफ से लोड लेने के बाद क्या कर रहा है, ये फुल लोड रह रहा है, ठीक है, एक पैनल का, तो ये हो गया फुल, ठीक है। इस तरीके से ये वाला भी जो पॉइंट है, ठीक है, ये वाला पॉइंट है, इधर से भी लेगा और इधर से भी लेगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट भी इधर से भी लेगा और इधर से भी लेगा, सेम। ये वाला पॉइंट भी सेम, इधर से भी लेगा और इस तरफ से भी लेगा, ठीक है। लेकिन जो ये वाला पॉइंट रहेगा इसमें सिर्फ इस तरह से इस साइड से लोड आएगा, लेकिन इस तरफ तो कुछ नहीं है, तो ये भी हाफ हो गया। और अगर आप बात करें तो बीच के कितने पॉइंट है, 4 बीच के पॉइंट हो गए अगर आप गिने तो 1 2 3 4 4 ये हमारे फुल पैनल पॉइंट बीच के हो गए, और एक ये हाफ पैनल पॉइंट हो गया और एक ये हाफ पैनल पॉइंट हो गया। तो इनको हाफ हाफ को भी अगर प्लस करें तो टोटल कितने हो गए, 5 फुल पैनल पे 1 ये हो गया, सॉरी, तो टोटल कितने हो गए, 5 फुल पैनल पॉइंट्स हमारे पास आ गए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे क्या हैं 5 फुल पैनल्स पॉइंट हैं। तो अगर हम बात करें फुल पैनल पॉइंट्स के ऊपर कितना डेड लोड लग रहा है, ठीक है, तो एक पैन हमारे पास 5 पैनल पॉइंट है, ठीक है, हमें एक के लिए निकालना है कितना लग रहा है, तो 5 से डिवाइड कर दो, सिंपल है ना। अगर आपके पास, ठीक है, अगर आपके पास टोटल लोड है हमारे पास इतना लग रहा है, ठीक है, तो आपको निकालना करना है पर पैनल पॉइंट के लिए निकालना है। तो टोटल फुल पैनल पॉइंट कितने हैं, 5 है, तो उसको डिवाइड कर दो। तो यहाँ से हमारे पास जो लोड निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 2407 न्यूटन हमारे पास लोड निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा डेड लोड, ठीक है, फुल पैनल पॉइंट के लिए, ठीक है। तो इसको अगर मैं किलो न्यूटन में कन्वर्ट करूँगा तो इसको डिवाइड करेंगे 1000 से तो 2.41 निकल के आ जाएगा। अप्रॉक्स करेंगे 407 है तो इसको क्या हो जाएगा 41 हो जाएगा ना यहाँ पे। अगर इसको अप्रॉक्स करेंगे तो 2.41 किलो न्यूटन हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारे पर पैनल पॉइंट के लिए, फुल पैनल पॉइंट के लिए। अब अगर मैं बात करूँ हाफ पैनल पॉइंट के लिए, ठीक है, तो हाफ के लिए क्या होगा, ये हमारा है फुल के लिए, ठीक है, 2.41 जो निकल के आ रहा है फुल के लिए आ रहा है। हाफ के लिए करना है तो क्या हो जाएगा 2.41 को डिवाइड कर दो 2 से, ठीक है ना, क्योंकि ये किसको बन रहा है, 2 हाफ पैनल पॉइंट अगर होंगे तो उसको मिला के क्या बनता है, एक फुल पैनल पॉइंट बनता है। तो अगर हाफ के लिए फाइंड करना है तो 2 से डिवाइड कर दो, तो हमारे पास इसको 2 से डिवाइड करने के बाद वैल्यू निकल के आ जाएगी 1.21 किलो न्यूटन वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो ये हो गया हमारा डेड लोड ऑन हाफ पैनल पॉइंट। तो इस तरीके से हमारी डेड लोड की कैलकुलेशंस रहेंगी। आई होप आपको ये समझ आ गया हो। अगर आपको इसमें कोई डाउट्स वगैरह है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो आप मुझे
इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखा है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी जाके रिक्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे तो हम आपके डेफिनेटली जो क्वेरीज रहेंगी उसको आंसर करेंगे अगर आपको कोई डाउट्स वगैरह रहता है तो। नेक्स्ट बात करते हैं लाइव लोड कैलकुलेशंस की, ठीक है। लाइव लोड जो होता है, सबसे पहले हम बात देखेंगे लाइव लोड ऑन जो परलिन पे लोड लगेगा, ठीक है। उसका फॉर्मूला रहता है जी, ठीक है। वो क्या फॉर्मूला रहता है, 750 माइनस 20 इंटू अल्फा माइनस 10 ऑन प्लान एरिया, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पे अल्फा जो होता है, ठीक है, अल्फा क्या है, यहाँ पे हमारा जो एंगल हम लोग निकाला है, ठीक है, तो वो अल्फा जो ग्रेटर देन हमारा होता है 10 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा जो हमारा ग्रेटर देन 10 डिग्री है, तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर लेस देन 10 डिग्री होता है तो इसके रिलेटेड मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। हमारी एग्जाम्पल जो 2 थी उसमें मैंने डिज़ाइन स्टेप्स थे, तो उसके रिलेटेड मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन करा था, तो आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो है ग्रेटर देन 10 है, तो फिर ये फॉर्मूला यूज़ नहीं करते, सिंपली हम लोग लोड ले लेते हैं। अगर मैं आपको बताऊँ उस बारे में, तो उसमें अभी हम लोग उसको डिस्कस नहीं करेंगे, हम टू द एग्जाम्पल चलेंगे, ठीक है। तो 750 माइनस 20 इंटू अल्फा माइनस 10 रहेगा, ठीक है, प्लान एरिया पे। तो अगर यहाँ पे अल्फा की वैल्यू मैं पुट करता हूँ तो 26.56 वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये वैल्यू पुट करने के बाद मेरे पास वैल्यू निकल के आ गई 418.8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब जो चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इस एग्जाम्पल का पॉइंट जो आप व्यू से मैं वही चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगा। बाकी जो चीज़ें हैं, ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता, ठीक है, तो फिर वो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। अगर वो चीज़ आप देखना चाहते तो वो ऑलरेडी मैंने चीज़ें बता रखी हैं आपको एग्जाम्पल नंबर 2 में। फिर भी अगर आपको वहाँ पर जाके कुछ समझ नहीं आ रहा तो फिर आप मुझे पूछिए, क्योंकि फिर हम आपके डाउट्स का प्रॉपर आंसर करेंगे, नहीं तो वीडियो जो है बहुत लंबी चलती जाएगी अगर मैं हर एक चीज़ हर एक एग्जाम्पल में बार बार रिपीट करता जाऊँगा, ठीक है। तो अगर यहाँ की बात करें तो अगर ये जो है 400 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से, ठीक है, ये जो निकल के आई है वैल्यू जो आई है 418.8। अगर ये 400 से कम आती तो हम इसको क्या ले लेते, 400 ले लेते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या आ रही है, 418.8 या 8 आ रही है, तो हम इसको यही मान के चलेंगे आगे, ठीक है। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे लाइव लोड ऑन रूफ ट्रस, ठीक है। लाइव लोड फाइंड करने वाले हैं रूफ ट्रस के ऊपर। तो ये क्या होता है, 2/3 इंटू लाइव लोड ऑन पर्लिन। पर्लिन के ऊपर जो लोड लगा उसका 2/3 ले लेंगे। तो पर्लिन के ऊपर लोड कितना मिला है अपने को, वो मिला है 418.8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसका हम लोग ले लेंगे 2/3 ले लेंगे, तो ये वैल्यू हमारे पास जो निकल के आ जाएगी, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यू निकल के आ जाएगी, तो वो जो वैल्यू निकल के आएगी उसको हम लोग किसके ऊपर लेने वाले हैं, प्लान एरिया के ऊपर लेने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 418 को मल्टीप्लाई करने के बाद जा जाएगी 279.2 निकल के आ जाएगी, ठीक है। इसको हम लोग किसके ऊपर लेने वाले हैं, लेने वाले हैं हमारे प्लान एरिया के ऊपर। तो हमारा प्लान एरिया कितना है, 35 के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। तो वैल्यू निकल के आ जाएगी 9772.0, ठीक है। मीन्स 9772 न्यूटन हमारे पास निकल के आ जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारे पास 9772 न्यूटन हमारे पास वैल्यू निकल के आ रही है लाइव लोड की, ठीक है। तो ये हमारे पास लाइव लोड निकल के आ रहा है, ये वैल्यूज़ जो निकल के आ रही है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि ये किसके ऊपर लगता है, प्लान के ऊपर लगता है, प्लान एरिया के ऊपर लगता है। बाकी के जितने भी लोड्स होते हैं, ठीक है, रूफिंग मटेरियल को छोड़ के सारे किसके ऊपर एक्ट करते हैं, प्लान एरिया के ऊपर एक्ट करते हैं। सिर्फ रूफिंग मटेरियल जो है वो उसके ऊपर एक्ट करता है, स्लोपिंग एरिया के ऊपर एक्ट करता है। वो क्यों करता है, क्योंकि उसके ऊपर हम लोग जो शीट्स वगैरह यूज़ करते हैं, GI शीट या SCI शीट, जो हमारी जो शीट यूज़ करते हैं, तो वो किसके ऊपर लगती है, स्लोपिंग एरिया के ऊपर लगती हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, स्लोपिंग एरिया लेते हैं वहाँ पे। तो इस चीज़ को आप समझिएगा। नेक्स्ट देखते हैं लाइव लोड पर पैनल पॉइंट। तो पैनल पॉइंट टोटल कितने हैं, 5 पैनल पॉइंट है हमारे पास फुल, मैंने अभी आपको बताया था। तो 5 से डिवाइड करने के बाद वैल्यू जो निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी 1954.4 न्यूटन। तो इसको अगर हम लोग किलो न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड कर दीजिए 1000 से। 1000 से डिवाइड करने के बाद वैल्यू मिल जाएगी 1.95 किलो न्यूटन, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास आ रही है। अगर बात करें इसकी हाफ पैनल पॉइंट के लिए तो डिवाइड करना होता है 2 से। तो 2 से 1.95 को डिवाइड करेंगे तो 0.98 किलो न्यूटन हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी लाइव लोड के लिए, ठीक है। हाफ पैनल पॉइंट के लिए लाइव लोड कितना आ रहा है और फिर फुल पैनल पॉइंट के लिए लाइव लोड कितना आ रहा है। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली। नेक्स्ट बात करते हैं बिंड लोड कैलकुलेशन की, ठीक है। बिंड लोड कैलकुलेशन की बात करें तो इसको कहाँ से देखना है आपको, ठीक है। IS 875 पार्ट 3 जो है 2015, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बोला था कि अगर आपके पास नहीं है तो प्रिंट आउट करवा लीजिए आप। और मैंने इसको सेकंड लेक्चर में बोल दिया था कि आपको ये चाहिए होगा तो आप इसका प्रिंट आउट करा लीजिए। आई होप आप सबने प्रिंट आउट करा लिया हो। तो आप अपना IS 875 पार्ट 3 है उसको खोल लीजिए, उसके पेज नंबर 5 पे चले जाइए। तो पेज नंबर 5 पे आपको दिख रहा होगा डिज़ाइन बिंड स्पीड BZ करके आपको ऊपर एक दिख रहा होगा, ठीक है। तो वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा हुआ है BZ इज इक्वल टू BB इंटू K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, ठीक है, आप मुझे फाइंड करना है BB, ठीक है, हमारी जो BB फाइंड करना है, ठीक है। तो ये कहाँ से मिलेगा हमें, BB की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, ये मिलेगी हमें पेज नंबर 51 से जाके NX A वहाँ पे दे रखा है, क्लॉज नंबर 6.2 दे रखा है, ठीक है। तो वहाँ पे चले जाइए आप। वहाँ पे अगर आप जाएंगे, ठीक है, तो आपके सामने एक टेबल्स आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पे आपको विंड स्पीड के बारे में बता रखा है, ठीक है। तो वहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे अगर इसके लिए देखें तो कितना है BB की अगर वैल्यू देखें अहमदाबाद के लिए तो कितनी दे रखी है आपको, 39 मीटर पर सेकंड आपके पास वैल्यू निकल के आ जाएगी, जो आपको उस टेबल से मिल रही होगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं K1 की। K1 क्या होता है, रिस्क कोफिशिएंट, ठीक है। तो
तो ये कहाँ से आपको मिलेगा, ठीक है, पेज टेबल नंबर 1 से मिलेगा। पेज नंबर 7 पे चले जाइए। तो हमें एग्जांपल में अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पे लिखा हुआ था ज्यूम नेसेसरी डाटा, जो हमें फाइंड कर ज्यूम करना है। तो हम लोगों ने बहुत सी चीज़ें पहले भी ज्यूम करी हुई हैं, जैसे हम लोगों ने ACC शीट सब ज्यूम कर लिए, ठीक है। उसके बाद में पलिन के ऊपर लोड ज्यूम करा हम लोगों ने, तो वो चीज़ें जो ज्यूम करी हुई थी अब यहाँ पे हम लोग ज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, कि जो इसकी लाइफ है, ठीक है, वो कितनी रहने वाली है, 50 ईयर्स रहने वाली है, ठीक है, लाइफ आफ्टर जीरो रहने वाली है। तो 50 ईयर्स के क्रॉसपोंडिंग आप वैल्यू देख लीजिए। हमारे पास विंड स्पीड के अकॉर्डिंग जो वैल्यू दे रखी है 39 के अकॉर्डिंग जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, K1 की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप वैल्यू देख लीजिए। एज ले लीजिए, जो ट्रस्ट की एज थी इतनी 50 ईयर्स ले लीजिए उसकी जो लाइफ है, और वहाँ पे VB जो है 39 मीटर पर सेकंड की क्रॉसपोंडिंग देखेंगे तो वैल्यू आ जाएगी K1 की 1। अब बात करते हैं K2 की। K2 क्या होता है, हमारे जो टेरेन रफनेस एंड हाइट फैक्टर रहता है, ये कहाँ से मिलेगा, पेज नंबर 8 से मिलेगा, टेबल नंबर 2 से, और क्लॉज नंबर 3.2.2 पे है, ठीक है। तो हम इज्यूम कर लेते हैं हाइट कितनी है, 15 मीटर आप इज्यूम कर लीजिए हाइट है, ठीक है। और इसकी अगर बात करूं कैटेगरी, तो कैटेगरी कौन सी है, 2 आप इज्यूम कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो इज्यूम कर लेते हैं कि कैटेगरी 2 है, और हाइट हमारी कितनी है, 15 मीटर है, ठीक है। अब आप ग्राउंड लेवल से हाइट कितनी है ट्रस की, 15 मीटर है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखोगे आप, तो K2 की वैल्यू इस टेबल से क्या मिल रही है हमें, 1.05 मिल रही है। तो आप अपने IS कोड से देख सकते हो कि 1.05 आपको मिल रही है। अब बात करते हैं K3 की, टोपोग्राफी फैक्टर की। तो हम लोग यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि स्लोप जो है वो कितनी है, लेस देन 3 डिग्री है, ठीक है। अगर ग्रेटर देन 3 डिग्री होगी तो उसको अलग से लेना पड़ेगा। हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि स्लोप जो है हमारी अपवर्ड स्लोप जो है वो लेस देन 3 डिग्री है। तो थीटा अगर लेस देन 3 डिग्री है तो वैल्यू क्या आ जाती है, K3 की 1 आ जाती है। वहाँ पे आपको साफ लिखा हुआ है, अगर आप IS कोड में देखें तो इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको प्रॉपर तरीके से बताया हुआ था वो किस तरीके से फाइंड करना है, कहाँ लिखा हुआ है, तो आप उसको एक बार जरूर देखिएगा। तो वहीं से आप देख रहे हो, ठीक है, IS कोड आपके सामने है, आपको पता है क्योंकि आप इसको पहले भी DSS DRCS में भी आप देख चुके हो, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को विंड लोड फाइंड करना था, तो K3 की वैल्यू आपने निकाल ली। अब बात करते हैं K4 की। K4 क्या रहता है, जो हमारा इंपॉर्टेंस फैक्टर रहता है साइक्लोनिक रीजन के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे अगर आप देखेंगे जाके, तो उसमें इसी पेज के नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्लॉज लिखा हुआ आपको इंपॉर्टेंस फैक्टर फॉर साइक्लोनिक रीजन का, ठीक है, पेज नंबर 8 पे ही। तो पेज नंबर 9 पे अगर जाके आप देखेंगे तो K4 की वैल्यू आपको मिल जाएगी। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के लिए 1.15 दे रखी है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के लिए आपको दे रखा है, ठीक है। तो अगर इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के लिए आप देखेंगे, इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर जो होते हैं हमारे, तो उसके लिए 1.15 दे रखा है, ठीक है। तो आप सारी वैल्यू को यहाँ पे बी मल्टीप्लाई करा देंगे, BZ की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है, डिज़ाइन विंड स्पीड फाइंड करेंगे हम लोग। तो हमारी BB की वैल्यू जो आई है 39 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 1.05 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 1.15 करेंगे तो वैल्यू निकल के आ जाएगी 47.09 मीटर पर सेकंड, हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास BZ की वैल्यू आ चुकी है। अब हम बात करते हैं डिज़ाइन विंड प्रेशर की, PZ की, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको IS कोड से मिल जाएगा, ठीक है। तो 0.6 BZ क्या रहता है ये, ठीक है। तो BZ की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, तो यहाँ पे आप BZ की वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो 0.6 इंटू 47.09 इसको पुट करेंगे हम लोग, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी कितनी, 1330 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं विंड लोड की, ठीक है, विंड लोड F, ठीक है, जो हमें फाइंड करना है वो क्या होता है, CP प्लस माइनस CPI A इंटू PZ। ये प्लस माइनस क्या होता है, ये मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियो में आपको बता रखा है। हमें क्या करना होता है कि वैल्यू को मैक्सिमाइज करना होता है। अगर हमारी CPE की वैल्यू एक्सटर्नल विंड प्रेशर नेगेटिव में आता है तो हम लोग यहाँ पे साइन क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, ठीक है ना, नेगेटिव साइन लेंगे, और CPE की P की वैल्यू नेगेटिव लेंगे। तो क्या होगा, इससे वैल्यू जो हमारी प्लस होगी, ठीक है। CPI की वैल्यू है, सॉरी, अगर हमारा CPE जो है, ठीक है, एक्सटर्नल विंड प्रेशर जो एक्सटर्नल प्रेशर कोफिशिएंट जो है वो नेगेटिव आता है, ठीक है। तो ये अगर हमारा नेगेटिव आता है तो हम CPI की वैल्यू भी नेगेटिव लेंगे, क्योंकि ये वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमाइज होगी, दोनों की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। और अगर हमारा CPE पॉजिटिव आता है तो CPI की वैल्यू जो लेंगे, हमारा जो इंटरनल प्रेशर कोफिशिएंट रहेगा उसकी वैल्यू भी हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, ताकि वैल्यू को क्या करना है, आपको बड़ा करना है। आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है, कुछ ज़्यादा याद नहीं रखना, कि वैल्यू कोई भी आए आपको वैल्यू बढ़ानी है, वैल्यू प्लस ही होनी चाहिए। अगर वैल्यू CPE की हम पहले फाइंड करते हैं तो माइनस में आती है, तो CPI की भी माइनस में रखनी है, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, ठीक है। तो वैल्यू प्लस मतलब जो वैल्यू फाइनल मिलने वाली है वो भी नेगेटिव में ही मिलने वाली है। लेकिन अगर कोई एक वैल्यू माइनस की है, -5 है, और उसमें -2 है, तो दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, -7 हो जाएगी, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो अगर वैल्यू प्लस में मिल रही है 5 तो उसमें क्या करेंगे, अगर वैल्यू 2 है उसकी, ठीक है, CPI की, तो उसको 5 + 2 कर लेंगे, ठीक है, तो 7 कर लेंगे। वैल्यू को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। अब बात कर लेते हैं इसकी, ठीक है। तो इसके, ठीक है, इसके केसेस बनते हैं। तो आप पेज नंबर 14 पे चले जाइए, टेबल नंबर 6 देखिए, क्लास नंबर 7.3.3.2 पे अगर जाइएगा तो आपको वहाँ पे केसेस मिलेंगे, ठीक है। केस 1 मिलेगा, केस 2 मिलेगा, और केस 3 करके आप केसेस मिलेंगे, ठीक है। तो ये सबसे पहले इन केसेस को अगर आप देखोगे तो वहाँ पर हमें क्या मिलेगा, ठीक है। तो मैं अपना IS कोड खोल लेता हूँ आपके इसके लिए, आपको बताने के लिए। पेज नंबर 14 पे जाता हूँ मैं आपके साथ,
ठीक है। तो आप पेज नंबर 14 पे मैं आ गया हूँ, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे जो केसेस है, अगर केसेस 1 की आप बात करें यहाँ पे, ठीक है। तो इसको मैं आपको यहाँ से इसको दिखाना चाहूँगा। इस टाइप का आपको एक नीचे स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, मतलब ये दिख रहा होगा, ठीक है। अगर आप देख सकते हो नीचे, तो इस टाइप का आपको जो केसेस में दिख रहा होगा, ठीक है, स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे केस 1 की बात करें तो यहाँ पे लिख रखा है हमारा H/W अगर लेस देन है या इक्वल टू 1/2 है तो केस 1 रहेगा। उसके बाद लिख रखा है H/W अगर ग्रेटर देन है या इक्वल टू 1/2 और लेस देन है या इक्वल टू 3/2 है तो केस सेकंड रहेगा। और H/W है अगर यो ग्रेटर देन है 3/2 से और लेस देन है B से तो केस थर्ड रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें फाइंड करना होगा, ठीक है। पहले तो हमें H/W फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो W इसका स्पान हो गया, ठीक है। तो H इसकी हाइट हो गई, ठीक है। तो इसको हम लोग फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो H कितना है हमारा 20 जो है, ठीक है। और W जो इसका कितना है 14 है, ठीक है। 14 है। तो इस तरीके से अगर हम लोग इसको फाइंड करते हैं तो कितना आ जाएगा 1.428 हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो 1.428 हमारे पास वैल्यू निकल के आ रही है। तो ये केस कौन सा हो जाएगा हमारा, हो जाएगा केस हो जाएगा सेकंड, ठीक है। तो गैस यहाँ पे आप देख सकते हो हाइट जो है 20 मीटर ले रखी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक सिंपल सा करेक्शन है, ठीक है। थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे जो हाइट है, ठीक है, 15 मीटर है, ठीक है। तो जो मैंने ले रखा है, ठीक है, मैंने इसको बेसिकली क्या हुआ है कि मेरे पास दो कोड थे, ठीक है। एक पुराना कोड था, तो अगर हम पिछले कोड के अकॉर्डिंग देखें जो हमारा पुराना कोड था, ठीक है, अभी जो कोड जो हमारा मॉडिफाई हुआ 2015 में, ठीक है। तो इससे पहले वाले कोड में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे जो हाइट है 20 मीटर के लिए कितनी है, 20 मीटर के लिए हमें दे रखी है 1.05, ठीक है। तो 20 मीटर के लिए दे रखी है, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 20 पुट कर दिया, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने 15 ही ले रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 15 ले रखा है, तो वहाँ पे वो 20 के अकॉर्डिंग दे रखा है, तो ठीक है। यहाँ पे इसलिए मैंने 20 पुट कर रखा है। तो आपको यहाँ पे बेसिकली हमें करना क्या था, यहाँ पे भी 15 पुट करना था, क्योंकि हम लोग हाइट यहाँ पे 15 ले रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि अगर नए कोड के अकॉर्डिंग देखें आप तो यहाँ पे हाइट कितनी हो गई है 15 हो गई है, ठीक है। तो 15 यहाँ पे, लेकिन मैंने जो कैलकुलेशन कर दी है 20 के साथ कर दी है, क्योंकि दोनों कोड होने की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने क्या कर दिया कि उसको वहाँ पे तो 15 कर दिया मैंने, चेंजेस कर दिए, लेकिन यहाँ पे चेंजेस नहीं करी मैंने। तो यहाँ पे मैंने क्या 20 के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेशन कर दी हैं। तो आप जब आप अपनी कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, तो आप किसी एक ही कोड को यूज़ कीजिए, या तो न्यू कोड यूज़ कीजिए या ओल्ड कोड यूज़ कीजिए। अगर आप दोनों में डिफरेंस क्या है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कुछ वैल्यूज़ का डिफरेंस है अगर आप देखेंगे, ठीक है। जैसे ये वैल्यूज़ है, ठीक है। तो ये K1 K2 की वगैरह की वैल्यूज़ रहती है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, और बाकी K4 फैक्टर उन्होंने कंसिडर करा हुआ उसका डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम लोगों ने 15 मीटर के लिए अगर आप देखोगे न्यू कोड पे तो वहाँ पे वैल्यू 1.05 आ रही है, और अगर उसमें देखेंगे आप तो 20 मीटर के लिए हमारे पास 1.05 आ रहा है, ठीक है। बस इतना डिफरेंस है, तो और ज़्यादा है नहीं है। तो इसलिए मैंने ये कैलकुलेशन कर दी है, ठीक है। तो मैंने उस कोड की वजह से थोड़ा सा इसको मैंने मिसअंडरस्टैंड कर लिया, ठीक है। तो जल्दी में मैंने ये कैलकुलेशन कर दी, मैंने कर दिया 20 के लिए, ठीक है। तो आप इसको 15 के लिए कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं है। हम लोग 20 के लिए मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से कैलकुलेशन होगी, ठीक है। तो अगर आप इसको पुराने कोड के अकॉर्डिंग करना चाहें तो अगर आप मैं यहाँ पे मान लूँ कि ये 20 है, ठीक है, 20 मीटर होगी हाइट अगर, ठीक है, अब आप ग्राउंड लेवल, तो उस तरीके से बैल कैलकुलेशन सारी बाकी की सेम रहेंगी, क्योंकि आप न्यू कोड से कीजिए, क्योंकि अभी न्यू कोड आ चुका है हमारे पास, ठीक है। तो न्यू कोड से करना ठीक रहेगा। लेकिन अगर आप यहाँ से देखें तो ठीक है, तब यहाँ पे वैल्यू 15 पुट करनी थी, 15/14 पुट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो उस तरीके से हम लोग करते, ठीक है। तो अगर हम 15/40 पुट करके देखते हैं तो वैल्यू कितनी आ जाती है, ठीक है, इसकी। सॉरी, इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ अभी आपके लिए, सॉरी। तो गाइस जो वैल्यू निकल के आ रही है, ठीक है, इसको क्या करना है, यहाँ पे आप 20 की जगह क्या कर लीजिए 15 कर लीजिए, ठीक है। तो 15/14, ठीक है। ये मिसअंडरस्टैंडिंग मैंने यहाँ पे 20 लिख दिया, क्योंकि मैंने आपको बताया ना पिछले कोड की वजह से, कन्फ्यूजन की वजह से। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है 15/14 लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे 15/14 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या निकल के आ रही है 1.07 वैल्यू निकल के आ रही है, ठीक है। आप भी अपने कैलसी में इसको डिवाइड करके देख लीजिए, जो हमारा 15/14 करेंगे तो वैल्यू निकल के आ जाएगी 1.07। तो जो अगर केस देखें तो कौन सा केस बन रहा है, ठीक है, 1.07 के लिए 1.07 जो है ग्रेटर देन है 0.5 से। अगर फर्स्ट देखें तो 1/2 कितना होता है 0.5 होता है, तो 1.07 जो ग्रेटर देन है, ठीक है। लेकिन अगर 3/2 से देखें तो 3/2 कितना होता है, तो 3/2 कितना होता है आपको पता है। 3/2 को अगर हम 3 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 1.5 आ जाता है। तो 1.07 जो होता है लेस देन होता है 3.2 से। तो ये कौन सा केस बन रहा है, केस बन रहा है सेकंड, ठीक है। तो सेकंड केस बन रहा है, ठीक है। और जो जहाँ पे है इसकी कोई ज़्यादा यूज़ आएगा नहीं, ठीक है। आपको यहाँ पे जो है यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा चेंजेस करनी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने 20 लिखा है, आपको यहाँ पे सिर्फ 15 लिखना है, क्योंकि यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया किस तरीके से जो वैल्यू है 15 मीटर आ रही है, ठीक है। न्यू कोड के अगर अकॉर्डिंग देखें आप तो यहाँ पे मैंने जल्दी से जो आप कैलकुलेशन कर रहा था तो H मैंने 20 लिख लिया। तो यहाँ पे आपको 15 करना है, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी ये 1.4 की जगह पे 1.07 वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। ऐसा कुछ वैल्यू निकल के आ रही है। तो अल्फा हमारे पास, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं।
बाकी की कैलकुलेशन जो है सही कि हम लोग क्योंकि न्यू कोड आ गया तो न्यू कोड के अकॉर्डिंग चलेंगे, इसलिए आपको यहाँ पे 15 कर लेना है। पुराने कोड को हम लोग अब क्यों यूज़ करना है अपने को, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हम लोगों को 2 चीज़ों के लिए करना है, ठीक है। जब हमारा थीटा की स्लोप जो होगी, ठीक है, 0 डिग्री होगी, और थीटा जब हमारा 90 डिग्री होगा, उन दोनों के लिए देखेंगे। तो अगर इसके लिए देखोगे आप तो यहाँ पे आपके पास जो टेबल है वहाँ पे आपको दे रखा है बेंड एंगल, जो जब 0 डिग्री होता है तो वैल्यू फाइंड करेंगे हम EF के लिए और GH के लिए, और जब बेंड एंगल हमारे पास, ठीक है, 90 डिग्री होता है, ठीक है, 90 डिग्री होगा तो वैल्यू फाइंड करेंगे हम लोग किसके लिए, वैल्यू फाइंड करेंगे EG और FH के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड करेंगे। आप देख सकते हो थीटा जब 90 डिग्री रहेगा और थीटा जब 0 डिग्री रहेगा, तो इस तरीके से वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब बात करते हैं पहले EF साइड की, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे अल्फ़ा कितना है, 26.56 डिग्री है, ठीक है। तो वैल्यू अगर देखें हम लोग तो के सेकंड बन रहा है, तो के सेकंड में आपको हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरपोलेशन करना पड़ेगा। तो ये किसके बीच में आएगा, अल्फ़ा जो है, ठीक है, 26.56 डिग्री की वैल्यू किसके बीच में आएगी, 20 और 30 के बीच में आएगी। तो 20 के लिए वैल्यू कितनी है, 0.7 है, और 30 के लिए वैल्यू कितनी है, -0.2 है, ठीक है। तो यहाँ पे 30 - 20 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 30, हम लोग क्या करने वाले हैं 30 - 20 करेंगे और -0.2 -0.5 माइनस इंटू -0.5 करेंगे, ठीक है ना। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो 30 - 20 10 हो जाएगा, और -0.2 माइनस इंटू -0.7 करेंगे तो 0.5 हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो 10 के लिए कितनी आ रही है, 0.5 आ रही है। अब हम क्या करने वाले हैं, 26.56 के लिए करने वाले हैं ना, तो हम पहले निकालेंगे 6.56 के लिए। तो 26.56 को 20 से माइनस कर देंगे तो 6.56 के लिए निकल के आ जाएगा। तो वैल्यू कैसे निकलते हैं, 6.56 के लिए 0.5 को डिवाइड कर देंगे 10 से और इसको मल्टीप्लाई करा देंगे 6.56 से, तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी, वो आ जाएगी 0.328 हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो ये वैल्यू निकल के आ गई 6.56 की, इसको प्लस कर देंगे 20 वाली वैल्यू के साथ, तो हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी 26.56 की। तो 20 की वैल्यू -0.7 है, उसके बीच में प्लस कर देंगे हम लोग कितना 0.328, तो वैल्यू निकल के आ जाएगी -0.372, ठीक है। तो -0.372 हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी CPE की, जो ठीक है एक्सटर्नल प्रेशर कोफिशिएंट की, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा EF साइड का हो गया। आप देखते हैं GH साइड का। तो GH साइड के लिए अगर आप देखोगे तो 20 के लिए वैल्यू कितनी है, -0.5, और 30 के लिए कितनी वैल्यू है, -0.5, और 20 - 30 करेंगे 0, और -0.5 इंटू -0.5 करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी 0, ठीक है। अगर 10 के लिए 0 आ रही है तो जाहिर सी बात है 6.56 के लिए भी 0 आएगी, क्योंकि 0/10 इंटू 6.56 करेंगे तो 0 ही रहेगा। तो 26.56 के लिए वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, -0.5 ही रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये वैल्यू देख ली। अब बात करते हैं जब थीटा हमारा क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो 90 डिग्री होगा जब हमारा थीटा, तब वैल्यू क्या रहेगी, EG साइड के लिए देखें तो EG साइड के लिए अगर वैल्यू देखें तो CPE की वैल्यू क्या रहेगी, -0.8, ठीक है। तो ये हमारी रहेगी, क्योंकि यहाँ पे -0.8 क्यों रहेगी, अगर आप 20 के लिए देखोगे तो 20 के लिए -0.8 है, और 30 के लिए कितना है, 30 के लिए अगर आप वैल्यू देखते हो तो 30 के लिए वैल्यू भी हमारी -0.8 ही है। तो सेम वही रहेगा, 30 - 20 करेंगे तो 10 तो आ जाएगा, लेकिन -0.8 इंटू -0.8 करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा। तो प्लस होने के बाद वैल्यू फिर से 0 आ जाएगी, तो इसलिए क्या है, वैल्यू हमारी CPE की वही रह जाएगी, -0.8। अब बात करते हैं FH साइड की। तो FH साइड की अगर मैं बात करूँ तो इसमें अगर आप देखेंगे तो 20 के लिए वैल्यू कितनी है, अगर आप देखेंगे के सेकंड में तो -0.6 है, और 30 के लिए वैल्यू कितनी है, -0.8 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 30 - 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और -0.8 इंटू -0.6 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी प्लस करके, इनको माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो -0.8 प्लस 0.6 करेंगे तो -0.2 वैल्यू निकल के आ जाएगी। वैल्यू किसके लिए निकालनी है, 6.56 के लिए निकालनी है। तो 26.56 में से माइनस कर लेंगे 20, तो 6.56 आ जाएगा। 6.56 के लिए कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया, जो यहाँ पे वैल्यू आई होती है -0.2 को डिवाइड कर देंगे 10 से और मल्टीप्लाई करा देंगे 6.56 से, तो वैल्यू निकल के आ जाएगी -0.1312, ठीक है। ये वैल्यू निकल के आ रही है। तो अब इसको वैल्यू को क्या करना है, हम लोगों को प्लस करा लेना है 20 वाली वैल्यू के साथ। 20 प्लस 6.56 करेंगे तो 26.56 हो गया। तो इसमें 20 के लिए वैल्यू कितनी है, -0.6, और ये 6.56 के लिए निकली है, वो निकली है -0.1312। तो इसको प्लस करने के बाद वैल्यू मिल जाएगी हमें -0.7312 हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब जो CPE की वैल्यू लेनी होती है वो लेनी होती है मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो -0.8 इन सब में से बड़ी वैल्यू सबसे। तो यहाँ पे हमारे CPE की जो एक्सटर्नल प्रेशर कोफिशिएंट की वैल्यू आ जाएगी वो आ रही है माइनस में। अगर ये वैल्यू माइनस में आ रही है तो इंटरनल प्रेशर कोफिशिएंट की वैल्यू भी माइनस में लेनी पड़ेगी, तभी हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, ठीक है, दोनों की, ठीक है।
तो अभी बात करते हैं सीपीआई के इंटरनल प्रेशर कोफिशिएंट के लिए। तो इंटरनल प्रेशर कोफिशिएंट के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको सबसे पहले ओपनिंग लेनी पड़ेगी वॉल की, ठीक है। इंटरनल कोफिशिएंट प्रेशर की अगर मैं बात करूँ आपको, अगर मैं आपको बताऊँ जैसे जे है, ठीक है, यहाँ पे अगर कोई ओपनिंग है, यहाँ पे ओपनिंग है, तो ओपनिंग होगी तभी तो इंटरनल प्रेशर कोफिशिएंट आएगा, तभी तो अंदर से प्रेशर बनेगा कुछ इसके ऊपर, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग मान लेते हैं कि 10% ओपनिंग है, ठीक है। अगर 10% ओपनिंग है, ठीक है, तो 10% ओपनिंग के साथ क्या रहेगा सीपी के, हम बात करने वाले हैं सीपीआई की वैल्यू की, ठीक है। तो अगर हमारी 10% ओपनिंग है तो इसका क्या रहेगा, हमारा प्लस माइनस 0.5 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसकी कहाँ से मिलेगा आपको, IS 875 पार्ट 3 से मिलेगा 2015 से। आप पेज नंबर 11 पे चले जाइए, क्लास नंबर 7.3.2.2 पे चले जाइए, वहाँ पे आपको सीपीआई की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, प्लस माइनस 0.5 आपको वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस माइनस के लिख रखा है, अब हमें माइनस लेने के प्लस लेना, तो ये मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो पीछे चले जाते हैं एक बार। यहाँ पे आप देखिए हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू है सीपीई की, ठीक है, वो कितनी हमारी -0.8 वैल्यू है, ठीक है। तो अगर ये वैल्यू माइनस में है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो वैल्यू लेंगे सीपीआई की वैल्यू लेंगे वो भी किस में लेंगे, माइनस में लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि दोनों वैल्यू माइनस में है, ठीक है, तभी तो ये दोनों वैल्यू जो है ऐड हो जाएंगी, ठीक है ना। अगर इसको हम लोग प्लस ले लें तो -0.8 प्लस 0.5 रह जाएगा कितना, -0.3 रह जाएगा। लेकिन अभी वैल्यू कितनी हो रही है, -0.8 और -0.5 को करेंगे तो -1.3 हो रही है ना, ठीक है, इसलिए ऐड होगा, ठीक है। ए क्या होता है हमारा, हाफ स्लोप एरिया रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू मिल चुकी है। ए की बात करें तो ए हमारा हाफ स्लोप एरिया होता है, हाफ स्लोप एरिया कितना है हमारा 39.10 मीटर स्क्वायर, जो हमने निकाल रखा है ऑलरेडी, ठीक है। और पीजेड की वैल्यू ऑलरेडी हम लोगों ने फाइंड कर रखी है, पीछे अभी हम लोगों ने फाइंड करी थी, ठीक है। कितनी फाइंड करी थी, हमारा जो था 1330.48 हम लोगों ने वैल्यू फाइंड कर रखी है, ठीक है। तो इस सब को मैं हटा देता हूँ, तो यहाँ पे आप सबकी वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ से जो वैल्यू फाइंड करने के बाद निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी -67628.298 न्यूटन निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो माइनस साइन क्या करता है, बेसिकली साइन इंडिकेट्स करता है सेक्शन का, ठीक है। तो अब विंड लोड की अगर बात करें पर पैनल पॉइंट के लिए, तो पर पैनल पॉइंट के लिए कितने फुल पैनल पॉइंट कितने हैं, 5 हैं, जो ऑलरेडी हम लोगों ने देखा विंड लोड में, जब हम लोग लाइव लोड और डेड लोड निकाल रहे थे तो 5 फुल पैनल पॉइंट आ रहे थे। तो 5 से डिवाइड करने के बाद में हमारे पास जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी 13,525.66 न्यूटन हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो ये इसको अगर हम लोग किलो न्यूटन में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से डिवाइड करने के बाद वैल्यू जो निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी 13.53, इसको अप्रॉक्स करने के बाद किलो न्यूटन वैल्यू आ जाएगी। अब बात करते हैं इंटीरियर पैनल पॉइंट या फुल पैनल पॉइंट के लिए, तो वैल्यू आ रही है जी हाफ पैनल पॉइंट की। अगर मैं बात करूँ तो हाफ पैनल पॉइंट के लिए क्या होता है, ठीक है, एक फुल पैनल पॉइंट कैसे बनता है, 2 हाफ पैनल पॉइंट से, एक हाफ पैनल पॉइंट जे और उसको एक और हाफ पैनल पॉइंट, और 2 हाफ पैनल पॉइंट क्या बनाते हैं, एक फुल पैनल पॉइंट बनाते हैं। तो इसलिए इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, ठीक है। 2 से डिवाइड करने के बाद वैल्यू जो मिल जाएगी वो मिल जाएगी 6.77 किलो न्यूटन। तो हाफ पैनल पॉइंट की अगर बात करें तो उस पर कितना लोड लग रहा है, ठीक है, 6.76 लग रहा है, 77 लग रहा है सॉरी। और अगर हम फुल पैनल पॉइंट की बात करें तो उस पर कितना लग रहा है, 13.53 किलो न्यूटन लग रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने फाइंड कर लिया विंड लोड, ठीक है। अब अगर फाइनल रिजल्ट की बात करें तो क्या आ जाएगा, डेड लोड के लिए टोटल कितना आ रहा है, 2.41 किलो न्यूटन आ रहा है, ठीक है। हाँ, ये क्या आ रहा है, फुल पैनल पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और लाइव लोड के लिए कितना आ रहा है, फुल पैनल पॉइंट की अगर बात करें तो 1.95 किलो न्यूटन आ रहा है, और विंड लोड के लिए कितना आ रहा है, 13.53 किलो न्यूटन आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने फाइंड करा, कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करी, और पर पैनल पॉइंट के लिए हम लोगों ने फाइंड कर लिया डेड लोड, लाइव लोड और विंड लोड कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं, हम लोगों ने फाइंड कर ली दोनों चीज़ें। तो नेक्स्ट वीडियो मेरी आने वाली है, उसमें मैं डिज़ाइन करने वाला हूँ पर्लिन का डिज़ाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद में हम लोग एंगल पर्लिन का देखेंगे। उसके बाद में जो चीज़ें आपको करनी होगी, अगर प्रिंसिपल ड्राफ्टर का आप डिज़ाइन सीखना चाहते हो, टाई का सीखना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं, तो उसका भी हम लोग उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। तो नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आने वाली है वो आने वाली है पर्लिन के ऊपर। तो इस एग्जाम्पल को हम लोग खत्म करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो अगर आपका आज को मेरी वीडियो जो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा ले सकें, ठीक है। तो बेसिकली जो चीज़ें एक दो वीडियो में जो मिस्टेक हुई थी, ठीक है, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। और जो बार बार स्क्रीन ऊपर नीचे आ रही है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि ये फ़ोन से रिकॉर्ड करने में थोड़ी प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो आई होप आप इसको कंसिडर नहीं करेंगे, इसको इग्नोर करेंगे। और बीच में जो एक सिंपल सी मिस्टेक हो गई थी, ठीक है, वहाँ पर मैंने कोड की वजह से कन्फ्यूजन हो गया था, तो उसका कोई सिंपल इफेक्ट तो पड़ता नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया ना, यहाँ पे 20 ले रखा था, तो आप 15 ले लीजिए। 15 को डिवाइड करेंगे तो केस तो सेकंड ही बना ना हमारा फिर भी। तो मैंने आपको कैलकुलेट करके बता भी दिया कि कितनी की वैल्यू आने वाली है, तो उसको आप इग्नोर कीजिएगा। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा ले सके। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब मेरी नई वीडियोज़ आएँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मेरी आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।